सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आशा करता हूँ कि आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था वो था कि पनिशमेंट के ऊपर चैप्टर 2 ऑफ BNS पनिशमेंट, और मैंने पनिशमेंट का चैप्टर फिनिश किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। और कुछ क्वेरी आई है मेरे पास व्हाट्सएप पे, मैं उसको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर दूंगा, और जहाँ ज़रूरत होगी उसके लिए मैं वीडियो में भी उसको ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बल्कि क्वेरी आप लोग जितनी कर सकते हैं उतनी क्वेरी करिए। मतलब मुझे ये लगना चाहिए कि हाँ आप लोग स्टडी कर रहे हैं, और बिल्कुल भी किसी प्रकार का हेजिटेशन मत रखिएगा क्वेश्चनिंग करने में। क्वेश्चनिंग करिए, बस ये है कि आप जो क्वेश्चन करें वो प्रॉपर करें, जिससे कि मैं समझ सकूँ कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुल के करिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो उसका जो आंसर है क्वेरी का वो मैं इस वीडियो के बाद प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद, जो कि BNS में अधिवक्ताओं का स्वर्ग माना जाता है। अधिवक्ताओं के लिए इसे स्वर्ग की श्रेणी दी गई है BNS में और पहले IPC में। तो इसी पर आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल एक्सप्लेनेशन, जो कि चैप्टर 3 है। आप लोगों को चैप्टर विद टाइटल भी याद रखना है कि चैप्टर 1 में क्या है, प्रीलिमिनरी है, 2 में पनिशमेंट है, 3rd में जनरल एक्सेप्शन है, जिससे कि अब ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इनएक्ट कब हुआ, 23 दिसंबर 2023 को हुआ, इन्फोर्स कब हुआ, 1 जुलाई 24 को हुआ, 45th एक्ट है ये, इसके प्रीएम्बल में क्या है, तो इसके प्रीएम्बल में आपका क्या है, इसके प्रीएम्बल में कंसोलिडेट एंड अमेंड है, डिफाइन वर्ड नहीं दिया गया है। पहले IPC में जनरल पीनल कोड वर्ड था, अब कंसोलिडेट एंड अमेंड है, डिफाइन नहीं दिया गया है। ठीक है, पहले 511 सेक्शन थे, अब 358 सेक्शन है। ठीक है, कॉमन इंटेंशन 34 में था, अब 35 में है। सिमिलर इंटेंशन अब 3 सबसेक्शन 9 में है, पहले 38 में था। तो ये चीज़ें आपको इंडेक्स को भी गो थ्रू करना होगा बार बार। एक बार में कोई नहीं याद कर पाता, अभी तक मुझे भी याद नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे चीज़ें परफेक्शन आएगी, चीज़ों में याद होगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल एक्सेप्शन, आप लोग बेयर एक्ट हमेशा अपने साथ रखेंगे, और इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ हिंदी में। फ़र्क इसका पड़ता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट, वो सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मेरी टोटल इंग्लिश वाली बेयर एक्ट है, हिंदी वाली मेरी वहाँ टेबल पे रखी है, जहाँ मुझे यूज़ पड़ता है, ज़रूरत मैं उसको देख लेता हूँ खोल के। लेकिन आपको दोनों रखनी है, क्योंकि आप इसे पहली बार BNS को समझने जा रहे हैं। तो चलिए, सेक्शन 14 है, वो कहता है कोई भी कृत्य जो कि कोई व्यक्ति क्या है, अपराध नहीं है। ठीक है, कोई भी कृत्य अपराध नहीं है, कोई भी एक्ट अपराध नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज कॉमा और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ। मतलब इन गुड फेथ, सबसे पहला आपको देखना है, कोई भी किसी भी प्री के क्वेश्चन में अगर लिख के आ जाए गुड फेथ, सद्भावना से किया गया कोई भी कार्य, सद्भावना शब्द जहाँ भी दिखे आपको प्री में, सद्भावना जहाँ भी दिखेगा, मतलब वो ऑफेंस नहीं बनाता। तो सीधे लिख देना, जहाँ सद्भावना वर्ड आ जाए और नीचे ऑप्शन हो ये ऑफेंस, वो ऑफेंस, नो ऑफेंस, तो सीधे नो ऑफेंस पे टिक कर देना, क्योंकि सद्भावना वर्ड वहाँ पे आ गया है। तो उसमें बोला है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब तथ्य की भूल हुई है, तथ्य की भूल होने की वजह से कोई एक्ट ऐसा हुआ है, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तथ्य की भूल होने से ऐसा किया गया है, कानून की भूल नहीं हुई है, मतलब लॉ की भूल से नहीं, तथ्य की भूल, विधि की भूल से नहीं, तथ्य की भूल से। और इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट, उसने अपने आप को बिलीव किया कि मैं कानून के द्वारा बाध्य हूँ इस एक्ट को करने के लिए, गुड फेथ में, सद्भावना के साथ। ठीक है, और इसमें मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ठीक है, जैसे कि एक सोल्जर है,
वो एक मॉब मतलब होती है भीड़, आक्रोशित भीड़, ठीक है। अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उस सोल्जर को आदेश दिया इन कि आप क्या करो, फायर करो, किसके ऊपर, मॉब के ऊपर, ठीक है। इन कन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि उसके सुपीरियर ने उसको आदेश दिया था, उसने अपने मन से नहीं किया है, उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया है, कन्फर्मिटी विद द लॉ है, क्योंकि अपने सीनियर का आदेश मानना जूनियर बाउंड होता है, तो उसने मॉब के ऊपर फायर किया, तो वहाँ पे वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 14 हमारा ये कहता है मिस्टेक ऑफ, इसका सिद्धांत क्या है, विधि की भूल क्षमा नहीं है, तथ्य की भूल क्षमा है। मतलब भूल अगर तथ्य की आपको हो रही है तो वो क्षमा है, उसके लिए सजा नहीं, लेकिन अगर विधि की भूल आप कर रहे हो तो वो क्षमा नहीं है, उसके लिए आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। तो सेक्शन 14 है मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा एक्ट करता है और गुड फेथ में करता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को क्या, आप किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति कूदने वाला है, कोई व्यक्ति सुसाइड करने वाला है, ठीक है, आपने उसे पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचा, और खींचा तो वहीं पे क्या था, कोई सरिया पड़ी थी, कोई कुछ पड़ा था, वो उसको लग गई, वो इंजर्ड हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको बचाया है, आपने उसकी लाइफ को बचाया है, ठीक है। आपने क्या किया, उसकी लाइफ को बचाया, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो एक्ट है वो कैसा है, गुड फेथ में आपने, क्योंकि आपको उसकी लाइफ को सिक्योर करना था, वो अगर कूद जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती, तो आपको उसकी लाइफ को सिक्योर करना था, आपने उसको खींचा, भले उसको छोटी सी चोट लग गई, तो ये क्या है, ये कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि आपने ये एक्ट गुड फेथ में किया है। मैं ये गुड फेथ का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लॉ की भूल नहीं करते हैं, कानून की भूल नहीं करते हैं, विधि की भूल नहीं करते हैं, मतलब विधि को आप नहीं तोड़ते हैं, कानून का उल्लंघन आप नहीं करते हैं, केवल भूल किसकी हुई है, एक्ट की, और वो एक्ट आपने ये बिलीव करते हुए किया है, विश्वास करते हुए किया है कि मैं इसको करने के लिए क्या हूँ, बाउंड बाई लॉ हूँ, आई एम बाउंड बाई लॉ टू डू दैट एक्ट, तो वहाँ पे वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब सेक्शन 16 पे 15 बी एग्जाम्पल देखिए, सेक्शन नंबर 14 का बी एग्जाम्पल, ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, ए क्या है, एक अधिकारी है, कोर्ट का ऑफिसर है, कोर्ट का, बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई, ठीक है। ए एक ऑफिसर है और उसको आदेश दिया गया है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा ए को आदेश दिया गया है कि तुम वाई को अरेस्ट करो, एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, अब यहाँ पे ए ने काफ़ी इंक्वायरी करी कि वाई कौन है, ठीक है, और इंक्वायरी करने के बाद उसको लगा क्या कि जेड ही वाई है, जबकि वाई अलग पर्सन है, लेकिन उससे तथ्य की भूल हो गई, वो जेड को ही वाई समझ बैठा और उसने वाई को अरेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई अपराध नहीं किया है। बहुत सिंपल सा है, ये ए है, ये क्या है, एक ऑफिसर है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट है। इस ए को कोर्ट ने क्या दिया, कोर्ट ने इसको दिया डायरेक्शन या ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया कि ये ए इसको जेड को अरेस्ट कर ले, ये जेड वाई को अरेस्ट कर ले, अब यहाँ पे ए ने क्या करा, ए ने इंक्वायरी करी कि वाई कौन है, लेकिन इंक्वायरी के बाद उससे एक तथ्य की भूल ये हो गई कि उसने जेड को क्या समझ बैठा, वाई, उसने जेड को क्या समझ लिया, वाई, और जेड को कर लिया अरेस्ट। तो यहाँ पे ये जो भूल हुई है, जो वो जेड को वाई समझ बैठा, ये कैसी है, ये तथ्य की भूल है, तथ्य की भूल। इसके पीछे इसकी इंटेंशन मेलाफाइड नहीं थी, इसकी गंदी इंटेंशन नहीं थी, इसने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन इससे तथ्य की भूल हो गई है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो विधि की भूल क्षमा नहीं, विधि की भूल में क्षमा नहीं मिलता, तथ्य की भूल में क्षमा मिलती है।
अब आते हैं सेक्शन नंबर 15 पे। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। मतलब कोई जज है, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई जज है, वो अपनी कोर्ट चला रहे हैं। कोर्ट चलाते समय उनको लगता है, भाई कोर्ट चला रहे हैं और उनको ये लगता है कि जो मैं ये फैसला कर रहा हूँ ये विधिमान्य है, ये कानून ने मुझे दिया है, और उस तथ्य को अपने मस्तिष्क में रखते हुए उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया कि इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने वो एक्ट गुड फेथ में किया, जज ने वो एक्ट गुड फेथ में किया है और ये मानते हुए किया है कि ये शक्ति का प्रयोग मैं जो कर रहा हूँ ये मुझे कानूनन दी गई है, कानून ने मुझे वो शक्तियाँ दी हैं। तो उन्होंने ये एक्ट मात्र जो किया है वो क्या किया है, एक गुड फेथ में किया है, और ये मानते हुए कि इसको, इस एक्ट को करने के लिए कोर्ट ने मुझे एम्पावर्ड किया है, तो वो भी क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज। कोई भी ऐसा, ये कोई भी अपराध नहीं बनता जो जज के द्वारा किया जाता है जब वो जुडिशली एक्ट कर रहे हो। जुडिशली एक्ट मतलब जुडिशियल पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इन गुड फेथ ही बिलीव टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। सेक्शन 16 पे आते हैं। ये बहुत कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सेक्शन नहीं है, इजी है, एक बार रीड करेंगे तो हो जाएगा। Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of the court। मतलब वो एक्ट जो कि in pursuance of which is done in pursuance मतलब किसी ऑर्डर के चलते किया जा रहा है, किसी जजमेंट के कारण किया जा रहा है। जैसे कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उस ऑर्डर या जजमेंट के कारण कोई एक्ट किया जा रहा है। इफ डन वाइल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, जब तक वो जजमेंट और ऑर्डर अपनी शक्ति पे रहता है, मतलब रिमेन इन फोर्स रहता है, जब तक वो जजमेंट और ऑर्डर जीवित रहता है। इज एन ऑफेंस, ऑफेंस नहीं होगा जो भी एक्ट किया जा रहा है, उस ऑर्डर और उस जजमेंट के चलते जो एक्ट किया जा रहा है, उस ऑर्डर और उस जजमेंट को फॉलो करते हुए एक्ट किया जा रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव हैड नो जुरिसडिक्शन टू पास सच जजमेंट और ऑर्डर। इस बात की परवाह न करते हुए कि उस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन था कि नहीं था उस जजमेंट या ऑर्डर को पास करने का, ये नहीं देखना है कि उस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन था, ठीक है, उस कोर्ट के पास विवेकाधिकार था, विचाराधिकार था ऐसे जजमेंट और ऐसे ऑर्डर को पास करने का या नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो है द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीव दैट द कोर्ट हैड सच जुरिसडिक्शन। प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ मतलब, लेकिन जो ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है, जो ऐसे आदेश को पालन करवा रहा है, ऐसे ऑर्डर को पालन करवा रहा है, ऐसे जजमेंट को पालन करवा रहा है, उसका एक गुड फेथ हो, उसका एक गुड फेथ हो, सद्भावना कैसी हो कि कोर्ट के पास वो जुरिसडिक्शन है, ठीक है। मतलब जानबूझकर एक्ट नहीं करना है कि जानबूझकर आप एक्ट कर रहे हो कि आप जानते हो कि कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, उसके बावजूद आप जो है आप जो है वो काम कर रहे हो, आप गुड फेथ में वो एक्ट करोगे। गुड फेथ में आपको ये गुड फेथ है कि कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर जुरिसडिक्शन ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जानबूझ के अगर आप करते हो ये जानते हुए कि कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट को हम फॉलो नहीं करा सकते, आप फॉलो करा रहे हो जानबूझ के, तो वहाँ पे अपराध है। लेकिन अगर आप गुड फेथ में कोई एक्ट कर रहे हो, गुड फेथ में आप कर रहे हो, आपको ये गुड फेथ है कि हाँ ऐसी कोर्ट के पास जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने का ऑर्डर, ऐसी कोर्ट के जजमेंट ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने का क्या है, पावर है, तो आप अगर ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो तो वो कोई भी ऑफेंस नहीं है। इसमें क्या बोला गया, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ, मतलब जजमेंट और ऑर्डर को फॉलो करना, इसका मतलब वही नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट इफ डन व्हाइल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स। तो मतलब इसमें शर्त क्या है कि ऐसा जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स हो, सुपीरियर कोर्ट के द्वारा इसको पलटा ना गया हो, अभी ये पावर में हो ये जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है। और उस जजमेंट और ऑर्डर के पावर में रहते हुए कोई भी व्यक्ति कोई क्या कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, ठीक है। और वो क्या कैसे कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है। जैसे किसी जजमेंट में लिखा है, किसी ऑर्डर में लिखा है कि इतनी ज़मीन इस व्यक्ति को दिलाई जाए उस व्यक्ति से जिसने कब्जे में ले रखी है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल में डाला जाए क्योंकि इसकी सज़ा, इसको अब ये दोष सिद्ध हो गया है, कन्विक्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ जजमेंट आया है, उसको फॉलो भी कराना है। तो ऐसा कोई जजमेंट और ऑर्डर
जो कि गुड फेथ में फॉलो कराया जा रहा है, इन परसुएंस ऑफ ऐसे जजमेंट ऑर्डर का पालन किया जा रहा है गुड फेथ में, भले ही उस कोर्ट के पास वो जुरिडिक्शन हो या ना हो, तो वो किसी प्रकार का अपराध नहीं है। ठीक है, अब देखिए नथिंग 17 में, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग। जस्टिफाइड बाय लॉ मींस मतलब मुझे लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, कानून की नज़र में मैं ठीक कर रहा हूँ और कानून भी मुझे जस्टिफाई करता है ऐसा करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ए देखता है जेड को कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर। ए को लगता है कि जेड क्या कर रहा है, कमिट्स, कि ए मर्डर कर रहा है। जेड, ए को क्या लग रहा है कि जेड मर्डर करने वाला है किसी का। ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक जजमेंट लेता है। ठीक है, ए डिसाइड करता है कि एक्सर्टेड इन गुड फेथ और गुड फेथ में ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन्स ऑफ एप्रहेंडिंग मर्डरर्स इन द फैक्ट सीजेस जेड, कानून ने सबको शक्तियाँ दी हुई हैं किसी अपराधी को पकड़ने की, तो वो जजमेंट लेता है कि उसे क्या करना है, अप्रहेंड करना है मर्डरर को इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज। तो वो क्या करता है, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। ए को लगता है कि जेड किसी का मर्डर कर रहा है। ठीक है, तो ए क्या करता है, वो ए को पकड़ लेता है और प्रॉपर अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस कर देता है, जबकि वाकई में जेड कर क्या रहा था, जेड अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि इसने जो एक्ट किया है वो गुड फेथ में किया है। उसने जानबूझकर उसने जेड को नहीं पकड़ा है, न जानबूझकर उसने प्रॉपर अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस किया है। उसको लगा कि मुझे इसको पकड़ना चाहिए क्योंकि ये एक अपराध कर रहा है, मर्डर करने जा रहा है किसी का, तो उसने गुड फेथ में ये एक्ट किया है, तो ये भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब 18 में आते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून से हुआ कोई भी एक्ट अपराध नहीं होता, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। मतलब आप प्रॉपर केयर एंड कॉशन लेते हुए कोई काम कर रहे हैं, प्रॉपर केयर एंड कॉशन लेते हुए कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप अपना घर बना रहे हैं, आप पूरा का पूरा केयर एंड कॉशन ले रहे हैं कि कोई भी ऐसा स्टोन, ब्रिक्स, पत्थर, कोई भी ऐसा आयरन रॉड, कोई भी ऐसी चीज़ किसी के ऊपर ना गिर जाए जिससे किसी की मृत्यु कारित हो जाए या कोई गंभीर रूप से घायल हो जाए। आपने पूरा अपना कॉशन लिया, आपने रस्सियों से बांधा, सब कुछ किया। ठीक है, आपने लोगों को सचेत भी किया कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलिए, क्योंकि अगर हो सकता है ऊपर से कुछ गिरे तो आपको चोट लग जाए। उसके बावजूद भी अगर किसी को चोट लगती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप उसके लिए लायबल नहीं है, आपका दायित्व उसके लिए कुछ नहीं बनता। Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था कि किसी की मृत्यु कर दे, ना आपको ऐसी कोई जानकारी थी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। जानकारी के साथ भी आपने ऐसा नहीं किया। मतलब जानकारी के साथ मतलब ये है कि कोई ऐसी लोहे की रॉड जो है कि वो बहुत ज़्यादा हवा में हिल रही है, आपको पता है कि लोहे की रॉड गिरेगी अगर किसी के ऊपर तो किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन आपने उसके बावजूद कोई भी केयर एंड कॉशन नहीं लिया और लास्टली वो रॉड किसी के ऊपर गिरी और उस व्यक्ति की डेथ हो गई। तो इस केस में क्या है, आप लायबल हैं, क्योंकि आपने ना तो प्रॉपर केयर ना प्रॉपर कॉशन लिया है और उस वजह से किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, जबकि आपको नॉलेज थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर केयर कॉशन लेते हैं, लॉफुल काम करते हैं, लॉफुल तरीके से करते हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई भी अपराध नहीं बनता और आप किसी प्रकार से लायबल नहीं होंगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 19 पे। Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। मतलब बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म कर देना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। It is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। ठीक है, अब जैसे क्या है, A in a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life and property. If it be found that harm to prevent it was such a nature and so imminent aspect in A's act, A is not guilty of the offense। ठीक है,
तो मतलब इसको साधारण शब्दों में सुनिए, एक बड़े हार्म से किसी को बचाने के लिए उसको छोटा हार्म कर दिया जाए विदाउट इंटेंशन। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब एक घर में आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा आग लग गई है और उस घर में लोग भी हैं। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है उस फायर से जो उस घर में लगी हुई है। अब वो एक व्यक्ति को क्या कर रहा है कि रोप से नीचे उतार रहा है, उसे रोप लटका दे और वो रोप से नीचे उतार रहा है कि भैया जल्दी जल्दी उतर जाओ, इतना टाइम नहीं है कि आप स्टेयर से जाओ, रस्सी लगी है, रस्सी से जल्दी से नीचे जाओ। उस काम को करते समय, रस्सी से नीचे उतरते समय कोई व्यक्ति गिर गया, किसी की बोन डैमेज हो गई, किसी की हड्डी टूट गई। ठीक है, तो अब आप ये बताओ उसका जल के मर जाना ठीक था या उसकी एक बोन डैमेज ठीक था? ठीक है, तो अगर एक बोन डैमेज हुई है तो वो उसका इलाज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो इसी चीज़ को सेक्शन नंबर 19 बता रहा है कि ऐसा कोई अपराध नहीं है डन विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म इफ़ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म। भाई मुझे पता है कि मैंने जो रोप लटकाई हुई है, मैं उससे लोगों को उतार रहा हूँ, हो सकता है किसी का हाथ फिसल जाए और वो गिर जाए तो उसको चोट लग सकती है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इस जानकारी के मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है कि मैं उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर दूं या उसे ग्रीवियस हर्ट कर दूं, इंजरी पहुंचा दूं, कैसे भी कुछ नहीं है। मेरा इंटेंशन था उस व्यक्ति को बचाना, उसकी जान माल की रक्षा करना। ऐसा करते में उस व्यक्ति को अगर छोटी थोड़ी मोड़ी चोट लग जाती है तो वहाँ पे मेरी लायबिलिटी, मेरा अपराध कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि मैंने इन गुड फेथ उस व्यक्ति की लाइफ बचाने के लिए ऐसा काम किया है। इससे ज़्यादा इस सेक्शन में कुछ नहीं बोल रहा। ये क्वेश्चन, ये तथ्य का सवाल है कि इन सच अ केस, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच अ नेचर। अब ये तथ्य को देखना पड़ेगा कि जो हार्म हम बचाने के लिए हमने दूसरा हार्म किया है वो कितना लॉफुल था, तो वो एक फैक्ट का सवाल है। हमको उसके लिए पहले उस मेन जो हार्म है कि आग कितनी बुरी तरीके से फैली थी, क्या ये ज़रूरत थी कि लोगों को रोप से उतारा जाता, या वो स्टेयर सीढ़ियों से भी उतारे जा सकते थे, एग्जिट किए जा सकते थे। तो ये एक तथ्य का सवाल है और ये तथ्य ही क्लियर कर पाएगा। तो जितना अभी लिखा है उतना हम पढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 20 पे। अब सेक्शन 20 बोलता है डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स मतलब नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज 7 ईयर्स या 7 ईयर्स से कम की एज के बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 20 बोल रहा है। इसे कहते हैं डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स इसे बोला जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा। इसका मैं हिंदी में नोट्स PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के बाद। कल आपको पनिशमेंट के PDF और इसके रिलेवेंट PDF इस सेक्शन के जनरल एक्सेप्शन के भी आपको मिल जाएंगे। अब सेक्शन 21, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion। मतलब क्या है कि 7 साल से ऊपर और 12 साल तक का बच्चा, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो कर क्या रहा है, ठीक है, जज ऑफ द नेचर एंड कंसीक्वेंस और इसका क्या आउटपुट निकलेगा ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ लॉ लेती है उस व्यक्ति से जो 7 साल के ऊपर है और 12 साल तक का है। यहाँ पे उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। अगर उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि वो जो कर रहा है और उसका जो परिणाम आएगा उसकी जानकारी उसको है, तो वहाँ पे उसको पनिश भी किया जा सकता है। जैसे कि सेक्शन नंबर 20 में बिल्कुल खारिज कर दिया था इस बात को कि पनिश ही नहीं किया जाएगा ऐसे व्यक्ति को जो कि डन बाई चाइल्ड अंडर 7 और एज, जो 7 साल से कम के बच्चे के द्वारा कोई भी अपराध किया जाएगा। तो कैसा अपराध हो, उसके लिए ना तो कोई इंक्वायरी होगी ना इन्वेस्टिगेशन होगी, सीधे वो खारिज कर देंगे कि ऐसा कोई अपराध इस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, ये माना जाएगा। लेकिन 21 में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इंक्वायरी रखी जाएगी, उसकी मैच्योरिटी देखी जाएगी कि वो कितना समझदार है, क्या वो इस बात को समझता है कि जो एक्ट वो किया है उससे जिस व्यक्ति को हार्म पहुंचा है, क्या उसको नॉलेज थी कि ऐसा करने से ऐसा हार्म पहुंचेगा। अगर उसको ऐसी नॉलेज थी तो उसके ऊपर उसका ट्रायल चल सकता है, उसका प्रोसिक्यूशन चल सकता है। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं, इस व्यक्ति को, इस बच्चे को ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी कि जो ये एक्ट कर रहा है इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, तो वो बिल्कुल उसको जो है बरी कर दिया जाएगा। उसके ऊपर कोई भी ट्रायल, कोई भी प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर अभियोजन नहीं चलेगा।
तो ये सेक्शन नंबर हमारा 21 बोलता है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 22 को। सेक्शन नंबर 22 प्रोवाइड करता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट को अंडरलाइन करिएगा, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट ऐसा काम करते समय, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मतलब उसका माइंड साउंड नहीं काम कर रहा है, वो सही गलत का फैसला नहीं ले सकता, इज इनकैपेबल, इनकैपेबल भी है, अक्षम भी है, ऑफ नोइंग, नोइंग ये जानने के लिए अक्षम है कि वो एक्ट कर रहा है वो किस नेचर का है, ऑफेंस है कि ऑफेंस नहीं है, उसको ये भी नहीं पता लग रहा है, वो इतना सोचने में भी क्या हो गया है, सक्षम नहीं रहा है, इतना सोचने के लिए वो अक्षम हो गया है, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। मतलब क्या है, कोई व्यक्ति ऐसा काम करते समय इतना भी कैपेबल नहीं बचा, इतनी भी क्षमता नहीं बची कि वो सोच सके कि वो किस तरीके का कार्य कर रहा है, क्या वो कानून के विपरीत है या विपरीत नहीं है, और या वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। अगर ऐसा व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मतलब वो एक व्यक्ति जिसे कहते हैं कि वो प्रॉपर कॉन्शियस में नहीं रहता है, कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलता रहता है, करता रहता है, उसे कुछ नहीं पता, या वो व्यक्ति इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि वो कर क्या रहा है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, सही निकलेगा गलत निकलेगा, कानून के विपरीत है या कानून के लिए सही है, और अगर वो ऐसा करता है तो नथिंग इज एन ऑफेंस। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर पागल है, अगर वो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्ट कर रहा है, आपको स्टोन मार रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास पूरा डिफेंस है, आपके पास आरपीडी अवेलेबल है, आप अपने आप को उससे अपना हार्म नहीं करवाने के लिए वहाँ खड़े रहेंगे, ना ग्रीवियस हर्ट करवाएंगे। आपका भी हक है कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस करेंगे, और राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप एक रिस्ट्रिक्शन के तहत करेंगे, जितनी आवश्यकता आपको बचने के लिए है वहाँ पे उतना ही आप आरपीडी करेंगे, ये नहीं कि आप उसकी मौत ही वहाँ पे कारित कर देंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए 23rd पढ़ता हूँ। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन इनकैपेबल ऑफ डूइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज either contrary or contrary wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. Intoxication मतलब किसी व्यक्ति को नशीला पदार्थ दे देना उसके विल के अगेंस्ट, वो नहीं चाहता कि उसको कोई नशा कराए या वो नशा करे, लेकिन गलती से सॉफ्ट ड्रिंक पे उसको मिला के आपने लिकर मिला दिया सॉफ्ट ड्रिंक पे और उस व्यक्ति को कंज्यूम करा दिया, और व्यक्ति कंज्यूम करने के बाद उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसकी जानकारी कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और वो कोई एक्ट ऐसा कर देता है, तो वहाँ पर भी उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है। भले ही ये ट्रायल का मैटर है, ट्रायल के बाद ही डिसाइड होता है कि ये व्यक्ति लायबल था या नहीं था, वो बाकी बातें, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन प्रूफ हो जाती है कि इस व्यक्ति को जो है कंज्यूम कराया गया है लिकर, वो भी विदाउट इसकी विल के, विदाउट इसकी चॉइस के, और उसके बाद ये इतना भी सक्षम नहीं बचा कि ये डिसीजन ले पाए, तो वहाँ पे वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा किसी भी चार्ज के लिए जो उसके द्वारा किया गया है, अनजाने में, जाने में नहीं अनजाने में। तो ये सेक्शन इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, सेक्शन 23। सेक्शन 24 पे आते हैं। In case where an act is done not an offense unless done with a particular knowledge or intent, or a person who does the act in state of intoxication shall be liable। देखिए वहाँ पे लाइबल नहीं था इंटॉक्सिकेशन के लिए, 24 में लाइबल बना रहे हैं, क्यों, आगे पढ़ते हैं। शैल बी लाइबल टू बी डील्ड विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड if he had not been intoxicated unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। मतलब देखिए अगर कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि आप इसको डिफेंस ले लोगे कि चलो पहले लिकर का कंजम्पशन कर लेते हैं उसके बाद किसी का मर्डर कर देंगे तो आराम से हमें सेक्शन नंबर 23 में एक रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, आपने लिकर कंज्यूम किया है तो पहले ये प्रूफ करना होगा कि ये लिकर कंज्यूम भी है, आपने अपनी मर्जी से नहीं किया है, आपको ज़बरदस्ती कराया गया है। उसके बाद आपको ज़बरदस्ती कराया गया, इतना प्रूफ हो गया तो आप रिलीज हो जाओगे, आप डिस्चार्ज हो जाओगे। उसके बाद ये कि अगर आपको कंज्यूम करा दिया गया है और आपको पर्टिकुलर इंटेंट है, पर्टिकुलर नॉलेज है, आप शराब पिए हो लेकिन आपको पूरा होश हवास है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, इन केस वेयर एन एक्ट इज डन, इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस, वो केस जहाँ पर एक्ट अपराध नहीं था, अनलेस डन विद पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, जब तक पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट ना हो। जैसे पहले वाले में क्या था, इंटॉक्सिकेशन था, अपराध को नकार दिया कि अपराधी नहीं है क्योंकि ये इंटॉक्सिकेट है और अगेंस्ट हिज विल है। अब यहाँ पे बोल रहा है वहाँ
व्यक्ति वो व्यक्ति जो कि उस अपराध के लिए अपराधी नहीं था, जब तक कि अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट अ पर्सन हु डज द एक्ट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लाइबल। मतलब अगर आप इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन हो तब भी आप लाइबल होगे टू बी डील्ड विद इफ, जैसे कि आपको पूरी नॉलेज है अगर आप ना पिए होते तो, ठीक है। मतलब आपने शराब पिया है, आपने कोई मर्डर किया है, तो अगर आपको पर्टिकुलर इंटेंट पर्टिकुलर नॉलेज है कि आप ये काम कर रहे हो और इसका ये अंजाम होगा तो आप लाइबल हो। तब लाइबल नहीं होगे जब तक कि आपको ये इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट हिज विल ना दिया गया हो और आपको पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट ना हो कि आप कर क्या रहे हो। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप लाइबल नहीं। मतलब क्या, पहला तो वो आपके अगेंस्ट पिलाई गई हो, आपको आपकी विश नहीं थी कि आप पिए, आपको ज़बरदस्ती इंटॉक्सिकेट किया गया है। और दूसरा क्या कि आपका पर्टिकुलर ना तो इंटेंशन था और ना ही नॉलेज थी कि आप कर क्या रहे हो। आप मर्डर कर रहे हो, इसके बारे में ना आपका आशय था कि आपको मर्डर करना है, ना ही आपको जानकारी थी कि आप मर्डर कर रहे हो। अगर ये दो नहीं है तो आप रिलीज हो जाओगे। लेकिन अगर आपका इंटेंशन नॉलेज है, आप भले इंटॉक्सिकेट हो, आप लाइबल होगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 लोगों के साथ बैठ के आपने लिकर कंज्यूम किया और जाके मर्डर कर दिया। मर्डर करते समय आपको पूरी जानकारी है, ठीक है, तो फिर आप तो पूरे प्रॉपर लाइबल हो, क्योंकि एक तो आपने वॉलंटरली कंज्यूम किया है और दूसरा आपने इंटेंशन और नॉलेज है कि अगले आदमी का मैं क्या कर रहा हूँ, उसके साथ मैं कौन सा एक्ट कर रहा हूँ, ये भी आपको जानकारी है, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि आपको इंटॉक्सिकेट आपके विल के अगेंस्ट किया गया है, लेकिन आपको नॉलेज इंटेंशन है कि क्या मैं किसी व्यक्ति का मर्डर कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति का मैं ग्रीवियस हर्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इंटेंशन नॉलेज मिस होनी चाहिए आपकी, और जो लिकर है वो आपके विल के अगेंस्ट आपको पिलाई गई होनी चाहिए, तो आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब सेक्शन नंबर 25 पे आते हैं। Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offence by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent whether express or implied to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the doer to likely to cause or to any person who has consented to take the risk of that harm। यार देखो इसमें क्या बोला है कि इसमें देखो नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ करने की इंटेंशन नहीं है, ग्रीवियस हर्ट करने की नहीं है, और डूअर को नॉलेज भी नहीं है कि ऐसे डेथ हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो वो अपराध नहीं होता, ठीक है। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन अबव 18 ईयर ऑफ एज। मतलब इसमें क्या है, 18 साल के 2 व्यक्ति हैं और वो आपस में कंसर्न कर लेते हैं कि चलो कुछ एडवेंचर वाला एक्ट किया जाए, ठीक है। एडवेंचर वाला एक्ट करते हैं, जैसे बंजी जंपिंग हो गया, आपने सुना है बंजी जंपिंग लोग करते हैं, स्काई डाइविंग लोग करते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है इस सेक्शन का। उसमें क्या है, कंसेंट देते हैं अपनी, जो व्यक्ति पार्टिसिपेंट है वो अपनी कंसेंट देता है अदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कि हाँ मैं तैयार हूँ इस एडवेंचर में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो भी अगर कुछ गलती होती है या कुछ ऐसी दुर्घटना घटती है तो उसके लिए पूरा लायबल मैं होऊंगा, और वो ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे कंसेंटेड एक्ट है, आपने सब कुछ जाना समझा है और आपने तब डिसीजन लिया है, आप बालिग हैं, कोई भी अपराध नहीं बनता, ना जो कर रहा है उसके लिए और ना ही जो करवा रहा है उसके लिए। जैसे कि एक बहुत खतरों के खिलाड़ी आजकल चल रहा है सीज़न, वो सेम बिल्कुल इस पर परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। वहाँ पे देखिए कितने सारे कंटेस्टेंट हैं जिनको अलग अलग टास्क करने होते हैं, और उस टास्क के दौरान अगर कोई घटना घटती है तो वो उसके लिए पर्सनल लायबल है, उसका चार्ज किसी और के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 26 में। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इज डन गुड फेथ एंड हु हैज गिवन कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ। सिंपल सा है, जैसे कि नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, भाई डॉक्टर की क्या नीयत रहती है कि किसी को मारा जाए, नहीं, उसको हमेशा किसी की लाइफ सिक्योर करने के लिए है। तो नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज और इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू लाइकली टू कॉज। अब यार देखो, अगर किसी का गॉल ब्लैडर का, किसी का ऑपरेशन किसी भी चीज़ का होना है, ठीक है, तो उसके लिए जो चीरा फाड़ी हो रही है वो एक हार्म ही तो है, और वो जानबूझ के की जा रही है, क्योंकि उसके बिना प्रॉपर जो है उसका इलाज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो जानता है, जो डूअर है, जो डॉक्टर है, वो जानता है कि मुझे एक इंसिशन देना पड़ेगा
जिससे कि ब्लड भी बाहर आएगा, ठीक है, मसल्स भी ब्रेक होंगी, नस भी फट सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बिना उपचार भी पॉसिबल नहीं है। तो वो जानते हुए कर रहा है और वो जानता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन लास्ट में उसका एक्ट क्या है, गुड फेथ है। उसका जो लास्ट जो उसका जो उसकी थॉट है वो क्या है कि मुझे इसकी लाइफ सिक्योर करनी है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो उसकी लाइफ सिक्योर नहीं होगी। एक एग्जाम्पल था कि एक बच्चे के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, वो डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया, बच्चे को उसके फादर लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि इसके गॉलब्लैडर में स्टोन है, ऑपरेशन करना ज़रूरी है, अगर नहीं करोगे तो इसकी डेथ हो सकती है। वहाँ पे उसका ऑपरेशन किया गया। तो ये क्या है, ये इसी का एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन से डेथ हो सकती है। हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट, जो पेशेंट था वो बताता था कि मुझे बहुत दर्द होता है, बट नॉट इंटेंडेड कॉज दैट डेथ, उसको पता था हो सकती है, ऑपरेशन है, ब्लड भी जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल भी घटता बढ़ता रहता है, बीपी भी घटता बढ़ता रहता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, डेथ हो सकती है, लेकिन उसका इंटेंशन डेथ करने का नहीं डॉक्टर का, ठीक है। इन गुड फेथ दैट बेनिफिट परफॉर्म दैट ऑपरेशन ऑन दैट विद दैट कंसर्ट ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। भाई उसने दैट की कंसेंट ली है, दैट अगर नाबालिग है तो गार्जियन की कंसेंट लेके करेंगे। भाई किसी की लाइफ सिक्योर करनी है तब द बेसिक थिंग इज टू सिक्योर द लाइफ ऑफ द पर्सन, द प्राइमरी थिंग इज टू सिक्योर द लाइफ ऑफ द पर्सन irrespective of the result, whether the death will be caused or death will not be caused, it is the second thing। मतलब हमें ये देखना है कि व्यक्ति की जान बचाना हमारा प्रथम उद्देश्य है, ठीक है। और उस दौरान उस जान को बचाते समय अगर किसी तरह की मिसहैपनिंग हो जाती है, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो वो डॉक्टर किसी प्रकार का लायबल नहीं है। डॉक्टर को यहाँ पे सिक्योरिटी मिली है, सेफ्टी मिली है। इस प्रोविजन में आप लिख सकते हैं सेफ्टी प्रोवाइड टू डॉक्टर्स, ठीक है, प्रिविलेज प्रोवाइडेड टू डॉक्टर्स, डॉक्टर को सुरक्षा दी गई है इस प्रावधान के द्वारा, सेक्शन नंबर 26। अब 27 में आते हैं, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। दो लोगों को यहाँ पे लिया गया है, 12 साल से कम के व्यक्ति को और अनसाउंड पागल व्यक्ति को। बाई और बाई कंसेंट इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस कंसेंट लिखकर, इम्प्लाइड कंसेंट जानते हुए, ऑफ द गार्जियन, गार्जियन की कंसेंट, और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, मामा मामी, अदर पर्सन जो भी उसके लॉफुल गार्जियन है। Is an offense by reason of any harm which may cause or be intended by the doer to cause or known by the doer to be likely to cause to that person। ये जानते हुए कि भाई ऐसी क्षति होगी, ऐसी क्षति हो सकती है इस व्यक्ति को, ठीक है। डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहे हैं, कंसेंट ली है, ठीक है। व्यक्ति की उम्र कितनी है, 12 साल से कम है, तो उसके गार्जियन की, क्योंकि वो नाबालिग है, तो वो नाबालिग है तो उसके गार्जियन की कंसेंट लेनी पड़ेगी। किस कोई व्यक्ति अनसाउंड है, प्रॉपर वो नहीं समझ पा रहा है कि उसे डिसीजन क्या लेना है, इनकैपेबल टू टेक द डिसीजन बट टू हैव टू टेक द डिसीजन वेदर से यस और नो, तो उसके गार्जियन परमिशन लेके कंसेंट देंगे और वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो इसमें जो है एक तरीके से जो है वो नाबालिग और पागल व्यक्ति की बात की गई है, और ऊपर वाले में बालिग की बात की गई है, जो बालिग है, जो अपना डिसीजन, अपना फैसला खुद ले सकते हैं, कंसेंट खुद दे सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, किन किन केसों में कंसेंट अपराध की श्रेणी में आएगा। किसी की इंटेंशनल डेथ आप नहीं कर सकते, इंटेंशनल डेथ की कंसेंट कोई नहीं दे सकता कि हाँ इनकी मृत्यु कर दो, ऐसी कंसेंट नहीं है, या ऐसी डेथ करने के लिए अटेम्प्ट की कंसेंट, कोई कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी एक्ट जिससे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, लाइकली टू कॉज डेथ, कोई कंसेंट नहीं मानी जाएगी, जब तक कि उस व्यक्ति को मृत्यु से बचाना हो या ग्रीवियस हर्ट से बचाना हो, प्रिवेंट करना हो। उस व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट से बचाने के लिए कंसेंट दी जाएगी, वो दी जा सकती है, लेकिन किसी की डेथ कर दो, किसी को ग्रीवियस हर्ट कर दो, ऐसी कोई कंसेंट नहीं है। प्रिवेंशन के लिए दी जा सकती है, विदाउट प्रिवेंशन के लिए कोई भी कंसेंट मान्य नहीं है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए या किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट कर दिया जाए। The voluntarily causing a grievous hurt or to the attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death। मतलब देखो यार, सिंपल सी लॉजिक है, किसी व्यक्ति की जान बचाना, किसी व्यक्ति को किसी खतरे से बचाने के लिए कोई भी एक्ट किया जाए तो वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी की जान बचाने को हटा दो, ठीक है, किसी को ग्रीवियस हर्ट होने से बचा दो और ऐसे ही अगर कर रहे हो तो वो अपराध की श्रेणी में है। अगर मैं किसी व्यक्ति को एक स्लैप ऐसे ही मार दूँ तो वो क्या है, वो अपराध की श्रेणी में है। लेकिन अगर मैं किसी मर्डरर से किसी व्यक्ति को बचाने के लिए उस मर्डरर को स्लैप मारूं, आयरन रॉड मारूं, उस समय जो कंडीशन है, तो वो क्या ऑफेंस की श्रेणी में है, नहीं आता। वही चीज़ यहाँ पे है।
अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, मतलब और उन्हीं अपराधों का अबेटमेंट दुष्प्रेरण करना, ठीक है, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अगर आप उन्हीं अपराध के लिए दुष्प्रेरण कर रहे हो, दुष्प्रेरित कर रहे हो, ठीक है, और दुष्प्रेरित करते हुए कंसेंट दे रहे हो कि हाँ मेरी कंसेंट है कि मारो इसे, तो ये कोई कंसेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको भी कंसेंट नहीं माना जाएगा, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। कब अपराध नहीं माना जाएगा? किसी व्यक्ति को डेथ से बचाना, किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए कोई भी एक्ट करते हो गुड फेथ में, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वरना और किसी चीज़ के लिए आपका कंसेंट नहीं माना जाएगा, वो ऑफेंस की श्रेणी में ही आएगा। जैसे ए इन गुड फेथ, एक सद्भावना में, फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट, अपने बच्चे की भलाई के लिए, अपने बच्चे की कंसेंट के बिना, हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय ए सर्जन नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड डेथ बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड डेथ is within the exception in as much as his object was the cure of child। भाई चाइल्ड को जान की रक्षा के लिए मैंने चाइल्ड की कंसेंट के बिना कंसेंट दी है डॉक्टर को कि आप ऑपरेशन करिए, ठीक है, जबकि मैं जानता हूं कि मृत्यु कारित हो सकती है। अब इसके बाद आ जाते हैं आपका सेक्शन नंबर 28 पे, अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता, मतलब इस संहिता में दिए गए कंसेंट जो है उस कंसेंट में ये सब कंसेंट नहीं आएंगे। कौन से? अगर किसी व्यक्ति को डराकर कंसेंट ली गई है, फियर ऑफ इंजरी, ठीक है, और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन, किसी व्यक्ति को डराकर कि अगर तुमने ये इस व्यक्ति को हार्म नहीं पहुंचाई तो मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप करवा दूंगा, तो ये कंसेंट आप ले रहे हो। अगर तुमने इस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप करवा लूँगा, ये कंसेंट है, ये किसी प्रकार की कंसेंट नहीं है, ये फियर है, फियर ऑफ इंजरी है। तो फियर ऑफ इंजरी करवा के अगर आप फियर ऑफ इंजरी के बेस पे कोई कंसेंट दे रहे हो, इज नॉट अ कंसेंट। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पे, ठीक है, जैसे मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कि बलि चढ़ाने पे तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, ऐसा कर रहे हो तो भी कोई कंसेंट नहीं है, ठीक है। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, वो व्यक्ति जो लिकर कंज्यूम करा हुआ है और जो कंसेंट नहीं दे सकता, जो समझ नहीं सकता क्या सही और क्या गलत, उसकी कंसेंट इज नो कंसेंट अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर ऑफ एज। जब तक कि कुछ कॉन्ट्रेरी ना हो, वो व्यक्ति जो 12 साल से कम का है उसकी कोई कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। The exception in section 25, 26 and 27 do not extend to acts which are offense independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफेंस बन जाएगा, जैसे कि मिसकैरेज, गर्भपात कराना, ठीक है। अब महिला है, उसका हस्बैंड उससे कहता है गर्भपात करा लो, महिला कहती है ठीक है, तो यहाँ कंसेंट हो गई उसकी, ठीक है। लेकिन गर्भपात कराना तभी अलाउ है जब उस महिला की जान पर बनी हुई हो या रेप केसेस में अलाउ कर दिया गया है। लेकिन ये दोनों कंडीशन अगर नहीं है और वो महिला ने हामी भर दी है और उसका गर्भपात हो गया है, तो ये एक मर्डर हो गया है और इसके लिए वो दोनों लायबल हो जाएंगे और उन दोनों के ऊपर चार्ज लगेगा 312 IPC पिछली वाली, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि ये इंडिपेंडेंट ऑफेंस बन जाएगा, इंडिपेंडेंट चार्ज यहाँ पे लग जाएगा। अगर आप विदाउट किसी लॉफुल तरीके से कोई एक्ट करते हो, एक्सेप्शन इन 25 to 27 डू नॉट एक्सटेंड। 25, 26 और 27 में, 25 में क्या था? सर्जन, आपने पढ़ा था अभी। 25 में क्या था? अम्यूजमेंट वाला, एडवेंचर वाला। 26 में क्या था? डॉक्टर। और 27 में क्या था? 12 ईयर्स और अनफाउंड वाला। इन तीनों में क्या थी? कंसेंट ली गई थी, ठीक है। 12 साल से कम बच्चे की कंसेंट के बिना कर दिया था, ठीक है। और डॉक्टर ने अबव 18 में कंसेंट ली थी। 25 में अबव 18 वाले लोग थे, आपस में कंसेंट लोग ऐड कर दिए, डेथ हो जाए तो भी कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। सर्जन वाले केस में उसने कंसेंट दिया, मेरा ऑपरेशन करो, कर दिया। उसके नीचे वाले में नाबालिग था, ठीक है, नाबालिग का ऑपरेशन कर दिया विदाउट चाइल्ड के कंसेंट से, उसके फादर ने करवा दिया विदाउट चाइल्ड के कंसेंट, उसकी बेहतरी के लिए कोई ऑफेंस नहीं। लेकिन ये सब एक्सेप्शन वहाँ पर एक्सटेंड नहीं करेंगे जहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफेंस हो जाएगा। मिसकैरेज वाले केस में जब तक कि उस महिला की जान पर ना बनी हो या रेप केसेस ना हुए हो, तब तक उसकी कंसेंट भी क्या है, अपराध की श्रेणी में आ जाएगी।
क्योंकि किसी की मिसकैरेज कराना विदाउट सच कंडीशन आर ऑफेंस। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना ही आप लोग रिवाइज करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम बहुत तेज़ आगे बढ़ रहे हैं और हमारा आज हमने सेक्शन 29 से सेक्शन 14 से सेक्शन 29 तक डिस्कस किया है। अब कल सेक्शन 30 से आगे बढ़ेंगे और कल आरपीडीबी स्टार्ट हो जाएगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया है सेक्शन 29 तक, इसकी पीडीएफ, रिलेवेंट पीडीएफ जो लगेंगे की ज़रूरत है वो आप तक पहुँच जाएगी। पनिशमेंट की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और जो क्वेरी व्हाट्सएप पे हुई है उसका जवाब भी आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।